हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह। और आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक मैट्रिक्स पे। तो हम लोगों का एक्सरसाइज है 3.2 और उसमें से 18 नंबर क्वेश्चन कल देखे थे और आज हम लोग क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को इस क्वेश्चन को आप समझने के लिए पूरे अंत तक मेरे साथ बने रहिए, जिससे आपको ही लाभ होगा। तो दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है फरवरी में। तो हम इसलिए मैट्रिक्स, जो इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत से क्वेश्चन हैं, इसलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। यानी कोई व्यापार का संघ है, व्यापार संघ है, मतलब व्यापार संघ का मतलब वो होता है कि बहुत से लोग मिलके व्यापार करते हैं। उनके पास 30,000 का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। मतलब दो भिन्न भिन्न है, दो अलग अलग निवेश बांड है, उनमें निवेश करना है, यानी उसमें पूंजी लगाना है। प्रथम बांड पर वार्षिक ब्याज, यानी जो पहला बांड है उस पर वार्षिक ब्याज 5% है और दूसरा पर 7% है। आव्यूह के प्रयोग द्वारा, यानी इसको आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, यानी हम लोग आव्यूह में पढ़े हैं गुणा, और उसी के विधि द्वारा हम लोगों को निर्धारित करना है 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए। यानी जो 30,000 रुपया है, दो प्रकार के बांडों में खर्च करने के लिए, निवेश का मतलब खर्च करने के लिए किस प्रकार बांटा जाए, मतलब किस प्रकार दोनों में अलग अलग दे दिया जाए कि व्यापार संघ का प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज प्राप्त हो, जिससे सारा वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। तो देखिए, अब मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेंगे। देखिए 19 नंबर में जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लेंगे। तो माना कि प्रथम बांड पर X रुपया तथा द्वितीय बांड पर, अब मान लीजिए कि हम लोग का प्रथम बांड यक्स है, तो द्वितीय बांड में क्या करेंगे, 30,000 में से यक्स को घटा देंगे तो वही द्वितीय बांड हो जाएगा। तो 30,000 माइनस यक्स रुपया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए 30,000 माइनस यक्स रुपया है। तो अब देखिए इसमें वार्षिक ब्याज पूछ रहा है कि प्रथम बांड पर वार्षिक ब्याज 5% है तथा द्वितीय बांड पर वार्षिक ब्याज 7% है। प्रथम बांड पर वार्षिक ब्याज
बराबर 5% तथा द्वितीय बांड पर वार्षिक ब्याज 7% है। अब देखिए 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं और 7% को 7/100 लिख सकते हैं। ये आप लोगों को नहीं पता होगा, बता दिया हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है। अब हम लोग आव्यूह का निर्माण करेंगे, ऐसा निर्माण करेंगे कि जिसमें गुणा करना संभव हो। तो देखिए यक्स 30,000 इकाई दाई सैकड़ा 10,000 30,000 माइनस यक्स। अब देखिए 5/100 7/100। ये बताइए हम लोग ऐसा क्यों लिखे हैं? किसमें पक्ति कितना है? 1 है, 1 और स्तंभ 1 2। अब देखिए पक्ति कितना है? 1 2 2 गुणे 2, यानी ये कि ये और ये दोनों बराबर हो गया। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो गया। तो देखिए बराबर में लिख देंगे। बराबर में कितना? ए बराबर कितना दे रहा है कि ए में दे रहा है कि RS 1800 रुपया हो, यानी हम लोग अब ए निकालेंगे। ए कितना है? 1800 रुपया प्राप्त हो। तो देखिए जब 1800 प्राप्त होगा तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो अब देखिए ए में यक्स 30,000 यक्स बटे 5/100 7/100 इज इक्वल टू 1800, यानी जो कुल पैसा प्राप्त हुआ है वो 1800 हुआ है। तो बराबर में 1800 लिख देंगे। तो अब देखिए इसका गुणा करेंगे। तो आप लोग गुणा करने के लिए जानते होंगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं गुणा भी करके दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो यक्स का गुणा 5x में करेंगे तो 5x/100 हो जाएगा प्लस। अब देखिए फिर इतने का गुणा इतने में करेंगे तो 30,000 माइनस यक्स 7/100 कर देंगे बराबर 1800 हो गया। फिर 5x/100। तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर अब इसको पूरा गुणा करेंगे। कोष्टक के बाहर है तो कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिके 21 21,000/100 माइनस 7x/100 कर देंगे बराबर 1800। तो देखिए इसका 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो 5x/100 माइनस 7x/100 प्लस 2100। अब देखिए इन दोनों को घटा लेंगे
क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये दोनों एक ही राशि के हैं। तो अब देखिए, बटे में 100 फैक्ट कॉमन ले लेंगे, सॉरी कॉमन नहीं, बटे में 100 एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए यहाँ पे -7, 5x-7 हो जाएगा, प्लस 2100 बराबर 1800। तो आप एक और काम कर सकते हैं कि 2100 को बराबर के उधर भी ले जा सकते हैं। तो अब देखिए 7 में से 5 जा 2x और माइनस 7x माइनस में है, -7x में से +5x घटाएंगे तो -2x बचेगा, बटे 100 हो जाएगा, बराबर 1800 में से 2100 को घटाएंगे। तो अब देखिए जब 1800 में से 2100 को घटाएंगे तो बचेगा हम लोगों को 300। 2x बटे 100 बराबर 300। और यहाँ पे देखिए भाग में है, जब बराबर के उधर जब में जाएगा तो गुणे में होगा, तो -2x बराबर 30,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000। अब देखिए यहाँ पे भी -300 माइनस में होगा, यहाँ पे भी माइनस। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए बीच में गुणा है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी यक्स बराबर हम लोगों का 15,000 हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। तो अब देखिए यक्स का मान इतना निकल गया। अब हम लोग 30,000 में से 15,000 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? कि ये तो हम लोगों का प्रथम निकला था ना, प्रथम बांड पर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम बांड पर, यानी जो पहला बांड है उस पर 15,000 रुपया तथा द्वितीय बांड पर, यानी जो दूसरा बांड होगा, तो हम लोग 30,000 में से माइनस यक्स किए थे, तो यक्स की जगह पे इतना रख देंगे तो हमें 15,000 प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए माइनस यक्स था, यानी 30,000 माइनस 15,000 को घटाएंगे तो बराबर 15,000 बचेगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। तो देखिए द्वितीय बांड पर 15,000 रुपया प्राप्त हुआ, यानी दोनों में समान कोई अंतर नहीं हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों व्यापारों के संघों में जो हम लोगों का पैसा निवेशित हुआ, यानी खर्चा हुआ लगा, वो 15,000 लगा। तो अब इसमें बी भी निकालने के लिए कह रहा है कि बी में क्या है कि 2,000 है, यानी जो हम लोगों का इज इक्वल टू में करके 18,000 था, वहाँ पे 2,000 दिया है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग 1800 के जगह पे 2,000 कर लेंगे और जो मेथड है सेम उसी तरह करेंगे। तो ये बी नंबर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर पे। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, कोई स्कूल की पुस्तक की दुकान है, उसमें 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, 10 दर्जन यानी 1 दर्जन में 12 किताब होती हैं, तो 120 किताब
रसायन विज्ञान की है और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान। तो 12 बटे 96 यानी 96 किताब भौतिक विज्ञान की हुई। फिर अर्थशास्त्र की किताब 10 दर्जन है, तो इसमें भी अर्थशास्त्र की कुल किताब 120 हुई। और इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य, यानी इन किताबों का विक्रय मूल्य बेचने पर एक बुक का 80 रुपया हुआ। रसायन विज्ञान के एक बुक का 80 रुपया, फिर भौतिक विज्ञान के एक बुक का 60 रुपया, फिर अर्थशास्त्र के एक बुक का 40 रुपया हुआ। लास्ट में बोल भी रहा है प्रति पुस्तक है, यानी एक पुस्तक का दाम, अर्थशास्त्र के एक पुस्तक का दाम 40 रुपया हुआ। तो इसका हमें बीज गणित, आव्यूह के बीज गणित द्वारा ज्ञात करना है। तो देखिए आगे कैसे करते हैं। फिर हमें ज्ञात करना है कि सभी पुस्तकों को बेचने पर कुल कितना धनराशि होगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र को बेचने पे कुल कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए रसायन विज्ञान 10 दर्जन, रसायन 1 दर्जन। पहले ये बताइए कि 10 दर्जन है तो 1 दर्जन में 12 किताब हुआ, तो 10 दर्जन में कितना किताब हुआ, 120 किताब हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1 दर्जन में पुस्तकों की संख्या बराबर 12। तो 10 दर्जन में 1 दर्जन में पुस्तकों की यानी रसायन विज्ञान की, यहाँ पे पुस्तकों का मतलब कि रसायन विज्ञान की संख्या हुआ। तो लिख लेंगे रसायन रसायन विज्ञान। फिर 10 दर्जन में रसायन विज्ञान की संख्या बराबर 120 पुस्तक। छोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 120 हो गया। देखिए इसी तरह फिर 8 दर्जन भौतिक विज्ञान का, तो 8 दर्जन में भौतिक विज्ञान की संख्या बराबर 96। इसी तरह फिर अस्त्र शास्त्र की दर्जन में अर्थ शास्त्र की संख्या बराबर 120। और विक्रय मूल्य क्रमशः, तो विक्रय मूल्य क्रमशः कितना होगा, तो विक्रय मूल्य क्रमशः कितना कितना दिया है, 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया। 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया। तो देखिए रसायन विज्ञान यानी 120 रसायन विज्ञान का
विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपया। फिर 96 बुक भौतिक विज्ञान का विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपया हुआ। फिर 120 अर्थशास्त्र विज्ञान अर्थशास्त्र का विक्रय मूल्य बराबर न हुआ 40 रुपया। अब देखिए इसको हमें आव्यूह के रूप में ज्ञात करना है। तो आव्यूह के रूप में ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? तो जैसे पिछले सवालों में किए हैं वैसे ही इसे करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। 120 96 120 80 60 40 एक पंक्ति 1 2 3 एक पंक्ति 1 2 3 यानी गुणा संभव है। हम आप लोगों को पिछले सवाल में बताए हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार। फिर ये लिखिएगा, चाहे लिख दे रहा हूँ मैं ऊपर सही से। प्रश्नानुसार 120 96 120 80 60 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ तक छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं राजीव एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ और आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसको अब सॉल्व करने में कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन अब 20 नंबर समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे 21 नंबर पे। तो देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है। तो 21 नंबर में बोल रहा है कि मान लीजिए x y z तथा p क्रमशः 2 × n 3 × k 2 × p का मत n × 3 तथा p × k कोटियों के आव्यूह नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। यानी ये क्वेश्चन 2 छोड़ दे रहा हूँ, ये बहुविकल्पी है यानी MCQ। तो इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी और इसे एक एक नंबर में पूछेगा। अब देखिए हम लोग चलेंगे आव्यूह परिवर्त्य। अब हम लोग चलेंगे आव्यूह परिवर्त्य। तो आव्यूह परिवर्त्य का मतलब ये होता है कि आव्यूह का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी हम लोग आव्यूह का परिवर्तन करेंगे। आव्यूह में जितना रहेगा उसको परिवर्तन करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसे मैं क्लीन कर दूं। देखिए आव्यूह के परिवर्त्य में ज़्यादा कुछ नहीं है, सममित विषममित होता है। तो हम लोग आगे जब चलेंगे तो इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, सममित विषममित पे। तो देखिए हम दो लेते हैं एग्जाम्पल और आप लोगों को समझा देंगे कि परिवर्त्य क्या होता है। मान लीजिए हम लोगों का एग्जाम्पल है a बराबर आव्यूह में 1 2 3 4 5 6। तो इसका परिवर्त्य क्या होगा? तो जो हम लोगों का पंक्ति है, तो जब परिवर्त्य करेंगे तो ये स्तंभ हो जाएगा और जो स्तंभ है वो पंक्ति हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। a बराबर, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का ये 1 2 3 पंक्ति है, तो हम लोग स्तंभ बनाएंगे 1 2 3। और यहाँ पे देखिए पंक्ति 4 5 6 है,
तो यहाँ पे हम लोग स्तंभ बना देंगे 4 5 6। तो देखिए परिवर्त्य क्या हुआ कि पंक्ति इसमें 1 2 हो गया और स्तंभ कितना हो गया 1 2 3। तो पंक्ति 1 गुणे 3 हो 2 गुणे 3 हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोगों का पंक्ति कितना हुआ 1 2 3। पंक्ति 3 हो गया और स्तंभ कितना हो गया 1 2, यानी 3 गुणे 2। तो जो हम लोगों का परिवर्त्य हुआ, जो हम लोगों का ए डैश निकला वही परिवर्त्य हो गया, परिवर्त हो गया। तो पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना देना ही परिवर्त्य होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई आयताकार आव्यूह है और उसमें हम पंक्ति की संख्या को स्तंभ की संख्या और स्तंभ की संख्या को परिवर्त्य की स्तंभ की संख्या को पंक्ति की संख्या को में लिख देते हैं, उसी को हम आव्यूह का परिवर्त्य कहते हैं। उदाहरण नहीं, परिभाषा देख लीजिए। यदि ए कोई आव्यूह है, यदि ए बराबर AIJ, यानी ए बराबर हम लोगों का आव्यूह ये हो गया IJ 1 M गुणे N, M गुणे N कोटि, यानी जो ये 3 गुणे 2 हुआ वही कोटि का आव्यूह है, इसी कोटि का आव्यूह है, आव्यूह है। तो देखिए एक पंक्तियों की, तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होता है। यानी ए की पंक्तियों को तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय, विनिमय का मतलब कि चेंजिंग, इधर का उधर, एक की पंक्तियों तथा स्तंभों का विनिमय से करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह ही परिवर्तित होने वाला आव्यूह एक परिवर्त कहलाता है। देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि कोई मैट्रिक्स होगा, यानी ये एग्जाम्पल है, और आव्यूह के अंदर जो जो एलिमेंट होगा, यानी पंक्ति को स्तंभ बना दे और स्तंभ को पंक्ति बना दे, उसे ही परिवर्त्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए डैश आव्यूह हो गया और ए डैश आव्यूह परिवर्त्य हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे आव्यूह के परिवर्त्य का गुणधर्म। तो इसे आप नोट कर लीजिए।
यानी ये हुआ आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। तो इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसमें 5 गुणधर्म है। तो कौन कौन सा है देखिए। अब पहला है ए होगा। देखिए पहला क्या है, लिख के समझा दे रहा हूँ, बोलने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ए डैश है और कोष्टक के बाहर ए है, यानी जो ए डैश होगा ए का परिवर्त्य होगा, और जब ए परिवर्त्य का परिवर्त्य यानी ए डैश का डैश निकालेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। और फिर दिया है दूसरा नंबर देखिए के डैश ए, के का होल डैश ए, सॉरी यहाँ पे डैश होगा तो कोष्टक के बाहर आएगा तो के ए डैश हो जाएगा। यानी के पे डैश क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि के एक अचर पद है। जहां के एक अचर पद है, जहां के अचर पद है, तो देखिए जब के ए का होल डैश रहेगा, ए डैश का होल डैश जब रहेगा तो ए प्राप्त होगा। यानी ए डैश का परिवर्त्य निकालेंगे तो ए होगा, और ए का होल डैश रहेगा तो बराबर में होगा के ए डैश। यानी जहाँ के अचर पद है तो अचर पद का कोई डैश परिवर्त्य होता ही नहीं है, बस मैट्रिक्स में होता है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, ए प्लस बी का होल डैश। तो यहाँ पे देखिए जब ए प्लस बी का होल डैश होगा तो जब बाहर आएगा तो ए डैश प्लस बी डैश। अब देखिए चौथा नंबर, क्या है, ए डॉट बी का, ए इंटू बी का होल डैश। डैश का मतलब आप लोग समझते होंगे कि परिवर्त्य, तो बी डैश ए डैश, यानी यहाँ पे उल्टा हो गया। तो हम लोगों का गुणधर्म, आव्यूह के परिवर्त्य का गुणधर्म यही 4 है। तो आप 4 नोट डाउन कर लीजिए, और इस पे हम जब एग्जाम्पल को करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे थे। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोगों को अब एक क्वेश्चन मिला है, उदाहरण मिला है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में बोल रहा है कि यदि ए, लिख दे रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिए, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो बस लिख रहा हूँ मैं। देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए इसमें दिया है ए बराबर 3 अंडर रूट 2, अरे सॉरी 3 अंडर रूट 3 हो है 3 2 4 2 0। अब देखिए बी बराबर दिया है, बी बराबर 2 माइनस 1 2 1 2 4, ये 4 है, आव्यूह के अंदर है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात नहीं सत्यापित करना है। तो देखिए पहला नंबर में ए डैश, ए बराबर ए, फिर दूसरा नंबर
ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अब देखिए तीसरा दिया है, तीसरा सिद्ध करना है के बी का होल डैश बराबर के बी डैश के जहाँ कोई अचर है, कोई अचर है। तो अब देखिए आप लोगों को यही नहीं मिल रहा होगा ए बी वाला, और बाकी सब जो गुणधर्म परिवर्त्य का गुणधर्म बताया तो उसमें सब मिल रहा होगा। तो टेंशन न लीजिए, धीरे धीरे सब आपको मिलेगा और पूरी तरह से सब आपको समझ में आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं। तो देखिए पहला नंबर सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन हमें ए पता है, ए पता है। अब हम लोग सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। देखिए ए डैश कैसे निकालते हैं। तो जो ये पंक्ति है इसको स्तंभ बना लेंगे। तो देखिए 3√3² हो गया। अब जो दूसरी पंक्ति है उसे दूसरी स्तंभ बना ले रहे हैं, 420 हो गया। अब देखिए हम लोगों को ए डैश का होल डैश निकालना है। तो ए डैश का होल डैश जब निकालेंगे, यानी अब 3√3²420 इसका निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है। अब जो ये फर्स्ट स्तंभ है उसको फर्स्ट पंक्ति कर लेंगे। तो 3√3² और जो सेकेंड स्तंभ है उसे सेकेंड पंक्ति कर देंगे 420। तो ए डैश ए, यानी हम लोगों का ए डैश बराबर ए निकल गया। ए डैश ए बराबर ए का मान भी इतना ही है। तो ए डैश ए निकल गया। तो हम लोग का प्रूव हो गया। देखिए ए का मान भी इतना है और ए डैश ए का भी मान इतना है। तो ये प्रूव हो गया कि जो हम लोग ए डैश का होल डैश निकाले थे तो बराबर ए आएगा। नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा था तो फिर से समझा दे रहा हूँ। तो अब देखिए ए डैश का होल डैश बराबर इतना आ गया है और इतने का मान ए है, ए बराबर इतना है। तो जिससे ये प्रूव हो गया कि हम लोगों का जो ए डैश का होल डैश था ये ए होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे, तब उसका होल डैश करेंगे। तो देखिए दूसरे नंबर ए प्लस बी बराबर 3√3²420 प्लस 2 - 1 2 1 2 4। तो देखिए अब इसको जोड़ते हैं। 3 को 2 में जोड़ेंगे, फिर √3 - 1 को जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे। तो देखिए क्या होता है। ए प्लस बी बराबर 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 3√2 - 1 हो जाएगा। और जब 2 को 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा।
अब देखिए ए प्लस बी का होल डैश करेंगे, यानी होल डैश का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पंक्ति है उसे फर्स्ट स्तंभ और जो सेकेंड पंक्ति है उसे सेकेंड स्तंभ करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल डैश बराबर 5√3 - 1 4 5 4 4। तो अब देखिए ए प्लस बी का होल डैश हम लोगों का निकल गया। अब इतना हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब इसको देखेंगे। अब देखिए ए डैश पहले निकालेंगे। तो ए डैश निकालेंगे कि तो क्या होगा, जो हम लोगों का फर्स्ट पंक्ति है फर्स्ट स्तंभ होगा, जो सेकंड पंक्ति है वो सेकंड स्तंभ होगा। तो 3√3 2 फिर 4 2 0। अब देखिए बी डैश निकालेंगे तो फिर वही करेंगे 2 - 1 2 1 2 4। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश निकल जाएगा। तो देखिए ए डैश प्लस बी डैश बराबर 3 4√3 2 2 0 प्लस 2 1 - 1 2 2 4। तो जोड़ दीजिए दोनों को। तो इधर का आप सॉल्व कर लिए होंगे, तो हम चलते हैं। तो देखिए ए डैश प्लस बी डैश बराबर कितना होता है, 3 2 5 4 1 5 √3 प्लस है यहाँ पे, तो जब गुणा होगा तो माइनस होगा। तो √3 - 1 देखिए 2 2 4। अब 2 2 4 फिर 0 प्लस 4। तो अब आप देख सकते हैं कि ए डैश प्लस बी डैश बराबर ए प्लस बी का होल डैश, यानी ए डैश प्लस बी डैश भी इतना आया है और ए प्लस बी का होल डैश भी इतना आया है। तो जो ये तीसरा नंबर है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए करना ही क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। के को जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे और जो बी को है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी देख लीजिए। देखिए लाइट चली गई है, लेकिन ये क्वेश्चन को हम पूरा कर दें तो आप लोगों को दिख रहा होगा। ब्राइटनेस अपने फ़ोन का तेज कर लीजिएगा। तो के डैश बराबर हम लोगों को के बी डैश निकालना है। तो देखिए हम लोग पहले के बी निकालेंगे। तो के बी निकालेंगे तो क्या होगा, के जीरो का त्यों रख देंगे और बी को लिख लेंगे, बी का मान 1 2 हो। तो देखिए के बी बराबर, यानी पूरे आव्यूह में के का गुणा करेंगे तो 2k - k 2k k 2k 4k हो जाएगा। अब देखिए फिर के बी का होल डैश करेंगे। तो अब देखिए के बी का
होल डैश करते हैं। यानी क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है के बी का होल डैश तो निकालेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट पंक्ति है उसे फर्स्ट स्तंभ बनाएंगे, तो 2k माइनस के फिर 2k, और जो सेकंड पंक्ति है उसे सेकंड स्तंभ बनाएंगे, के 2k 4k। अब हम लोगों का के बी का होल डैश निकल गया। अब प्रूव करना है क्या बचा है, के बी डैश। तो देखिए के को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और हम लोग बी है तो बी डैश निकालेंगे। तो जो फर्स्ट पंक्ति है उसे फर्स्ट स्तंभ बनाएंगे, तो 2 माइनस 1 2, फिर 1 2 4। तो अब देखिए ए का पूरे अवयव में गुणा करेंगे, तो के बी डैश बराबर हो गया 2k माइनस के 2k फिर 4k हो गया। तो अब देखिए हम लोगों का के बी का होल डैश भी सेम आ गया और के बी डैश का। तो अब देखिए के बी का होल डैश बराबर के बी डैश, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और आप सब इस चैनल पे नए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो मैं कुछ भी आप लोगों को पढ़ाऊँ बताऊँ तो सबसे पहले मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, तो आपको कुछ लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, अब हम इस लेक्चर को यहीं तक ख़त्म करते हैं।